पिछले वीडियो में हमने लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में किया था। आज हम एमहर्स्ट और लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में करेंगे। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद एक कार्यवाहक गवर्नर बन के आया एडम्स। ये एमहर्स्ट से पहले था और ये 6-7 महीने रहा यहाँ पे। तो एमहर्स्ट से पहले ये कार्यवाहक गवर्नर बन के आया था एडम्स। एडम्स के बारे में कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है इस तरीके का। एडम्स के समय बस एक महत्वपूर्ण घटना हुई कि इसने समाचार पत्रों पर एक लाइसेंसिंग एक्ट लगाया था। तो समाचार पत्रों पे बहुत तगड़ा प्रतिबंध लगाया एडम्स ने। इससे पहले अगर हम देखें तो वेलेजली के समय इस तरीके का एक पत्रेक्षण अधिनियम आया था। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था, लेकिन बाद में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय इन सारे प्रतिबंधों को हटा दिया गया। अब एडम्स जो था, एडम्स ने लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में भी ये राय दी थी लॉर्ड हेस्टिंग्स को कि समाचार पत्रों को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इस समय तक बहुत सारे समाचार पत्र छपने लगे थे और समाचार पत्र जो थे ये अंग्रेजी नीतियों की आलोचना भी करने लगे थे। तो ये कारण था कि एडम्स चाहता था कि इन पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो ये चीज़ हो नहीं पाई लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। तो जब ये कार्यवाहक गवर्नर बना तो इसने एक ही काम जो किया वो समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने का किया। एडम्स के बाद एमहर्स्ट गवर्नर जनरल बन के आया। एमहर्स्ट जो है ये 1824 से 1828 तक ये गवर्नर रहा। इसके समय जो महत्वपूर्ण घटना घटी, इसके समय प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ और ये युद्ध 1824 से 1826 तक चला। और इसके बाद 1826 में बर्मा से यान्दबू की संधि हो गई। यान्दबू की संधि के तहत अंग्रेजों ने बहुत सारा हर्जाना भी वसूला और बहुत सारे क्षेत्र भी प्राप्त किए बर्मा से। तो ये एमहर्स्ट के समय की महत्वपूर्ण घटना है। एमहर्स्ट के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल बन के आया। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक को हम विस्तार से करेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये 1828 से 1835 तक ये गवर्नर जनरल रहे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो अपनी शुरुआत की थी ये सेना में एनसाइन के रूप में की थी, एक छोटे अधिकारी के रूप में की थी। बाद में ये मद्रास का गवर्नर बना और जब लॉर्ड विलियम बेंटिक मद्रास का गवर्नर था तो इसी के समय बेल्लोर विद्रोह हुआ था 1806 में। ये भारतीय सैनिकों का विद्रोह था, बेल्लोर विद्रोह। और ये विद्रोह जो हुआ था इसके पीछे कारण ये था कि टीका लगाने और पगड़ी बांधने पे प्रतिबंध लगाया गया था भारतीय सैनिकों के। तो इसी कारण नाराज थे सैनिक और इन्होंने विद्रोह किया था। बाद में ये संसद का सदस्य भी बना और इसके बाद जब विग दल की सरकार आई ब्रिटेन में, उदारवादियों की सरकार आई, तो इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। तो एक तरीके से ये कट्टर विग उदारवादी है। तो उदारवादी है तो सुधारवादी भी है। तो इसने भारत में बहुत सारे सुधार किए और बहुत ही लोकप्रिय गवर्नर जनरल रहा। अब इसके समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, एक तो इनके समय राजा राम मोहन राय जो हैं ये सती प्रथा को लेके आंदोलन चलाए हुए थे। सती प्रथा के तहत जब किसी भी स्त्री का पति मर जाता था तो उसके साथ उसको चिता में जलना होता था। तो इसको लेकर राजा राम मोहन राय आंदोलन चलाए हुए थे। बाद में विलियम बेंटिक को भी लगा कि ये तो बहुत अमानवीय प्रथा है। तो विलियम बेंटिक ने 1829 में एक 17वां अधिनियम पारित किया और 17वें अधिनियम द्वारा सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। और पहले ये कानून लागू किया गया बंगाल प्रेसिडेंसी में। 1829 में तो बंगाल में लागू कर दिया गया। 1830 में इसको बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। तो इस तरीके से विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा का अंत हो गया। इसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ठगी का भी अंत किया इसने। ठग ये जरायम पेशा जाति होती थी। जरायम पेशा मतलब ये लूट मार इनका धंधा होता था। और ठग लोगों का इनका गांव होता था, उसमें ये काली की पूजा करते थे। और ठग इनको बाकायदे ट्रेनिंग दी जाती थी।
ये यात्रियों को फंदा कसी द्वारा मार देते थे। फंदा एक बनाते थे, जैसे रुमाल का फंदा एक बना के, और गला घोंट देते थे। और ठगों को ये इनका धंधा था, ये मानते थे कि ये कोई गलत काम नहीं कर रहे, बल्कि ये इनका धंधा है। और जिनको ये मारते हैं, जो इनके शिकार हैं, उनकी किस्मत में इन्हीं के हाथों मरना लिखा है, क्योंकि ये माना जाता था कि सबकी मृत्यु भगवान ने पहले से ही नियत कर रखी है। तो ये मानते थे कि जिसको ये मार रहे हैं उसका मरना इन्हीं के हाथों में लिखा था। ठगों में एक चीज़ और होती थी कि इनको, कुछ ठग तो जो होते थे, इनको फंदा कसी की ट्रेनिंग दी जाती थी, और कुछ को ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो बहुत तेज़ी से गड्ढा खोद लेते थे। तो जिसको भी ये, जिसकी हत्या करते थे, उसको बाकायदे ये दफनाते थे, क्योंकि इनका मानना था कि मरने वाले को सदगति प्राप्त होनी चाहिए। तो ये जिसको मारते थे, गड्ढा खोद के दफना देते थे। और अंग्रेजी काल में ये कहा जाता है कि कोई भी इस तरीके की घटना नहीं हुई, या इस तरीके की कोई शिकायत नहीं मिली किसी की, कि किसी पे इन्होंने वार किया हो और वो व्यक्ति बचा हो और जाके उसने शिकायत की हो। तो जिस पे इन्होंने वार किया, ये पूरी तरीके से सफल रहे, कभी भी इनका वार खाली नहीं जाता था। तो इनकी इतनी तगड़ी ट्रेनिंग होती थी। अब ठगों के अंत के लिए कर्नल स्लीमन को नियुक्त किया लॉर्ड विलियम एंटिक ने। और कर्नल स्लीमन ने, इन्होंने ठगों के गांवों पर धावा बोल दिया, और बड़ी संख्या में ठग मौत के घाट उतार दिए गए, और इस तरीके से पूरे क्षेत्र में शांति व्याप्त हो गई धीरे धीरे। तो ये ठगी का अंत हुआ इनके समय। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय अगर विदेश संबंध देखा जाए तो इनके समय एक तो मैसूर का विलय किया गया कुशासन का आरोप लगा के। और मैसूर ये पहला राज्य है जिसको कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था। तो 1831 में मैसूर का विलय कर लिया गया। इसके बाद फिर इन्होंने कुर्ग का भी विलय किया, कछार का विलय किया। तो इन क्षेत्रों का भी विलय किया ब्रिटिश राज्य में, लेकिन मैसूर पे कुशासन का आरोप लगा के इन्होंने विलय किया था। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही 1833 का चार्टर एक्ट भी आया। 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, आप देखें कि इससे पहले 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसमें कंपनी की उम्र 20 साल के लिए बढ़ा दी गई थी, लेकिन कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। केवल चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहा था। लेकिन 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, इसमें बड़े पैमाने पर परिवर्तन किया गया। एक तो ये किया गया कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। यानी अब कंपनी व्यापारिक कार्य नहीं करेगी। कंपनी ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश संसद के ट्रस्टी के रूप में काम करेगी। तो ब्रिटिश सरकार के ट्रस्टी के रूप में केवल प्रशासनिक कार्य करेगी कंपनी। तो इस तरीके से इस एक्ट द्वारा कंपनी पूरी तरीके से एक प्रशासनिक निकाय बन गई। कंपनी की उम्र 20 साल के लिए बढ़ा दी गई, तो 20 साल के लिए और बढ़ा दी गई उम्र, लेकिन अब केवल प्रशासनिक निकाय हो गई कंपनी। दूसरी चीज की, इस एक्ट में एक बहुत बड़ी बात ये कही गई, ये कहा गया कि धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी अब ये कहा गया कि योग्यता के आधार पर भारतीयों को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया जाएगा। फिर 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें यह भी कहा गया, एक लॉ कमीशन की बात की गई कि एक लॉ कमीशन बनाया जाएगा। और जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, तो गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक चौथा मेंबर जोड़ दिया गया, लॉ मेंबर। तो पहले लॉ मेंबर बने थे लॉर्ड मैकाले। हालांकि लॉ मेंबर में एक चीज होती थी कि लॉ मेंबर जो है, जब उसके विभाग से संबंधित कोई इस तरीके की चर्चा होगी या कार्य होगा, तभी वो गवर्नर जनरल की काउंसिल की जो मीटिंग होगी उसमें भाग लेगा। लेकिन लॉर्ड मैकाले के बारे में ये कहा जाता है कि वो गवर्नर जनरल की सारी मीटिंगों में भाग लेता था। तो एक लॉ मेंबर, एक लॉ कमीशन की बात की गई 1833 के चार्टर एक्ट में। इसके अलावा अब इसमें एक चीज और की गई कि अब कंपनी का जो साम्राज्य है उसका लगभग भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तार हो चुका है। लेकिन जो कंपनी का गवर्नर जनरल था वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था, तो उसका पद नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया।
तो लॉर्ड विलियम वेंटिक जो हैं ये भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं। तो इस तरीके से ये 1833 का जो चार्टर एक्ट रहा। इसके अलावा लॉर्ड विलियम वेंटिक के समय एक और जो सुधार हुआ वो ये था कि 1813 की चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वो 1 लाख रुपया खर्च नहीं हो पाया। खर्च इसलिए नहीं हो पाया था कि अंग्रेजों में ही 2 गुट बन गए थे। एक आंग्ल समर्थक गुट था, एक प्राच्य समर्थक गुट था। जो प्राच्य समर्थक गुट था उसमें जैसे विल्सन थे, प्रिंसेप बंधु थे, तो इन लोगों का ये मानना था कि भारत में जो शिक्षा का विकास किया जाए वो भारतीय भाषाओं में भारतीय साहित्य की शिक्षा दी जाए। लेकिन जो अंग्रेजी समर्थक दल था एल्फिंस्टन के नेतृत्व में, इनका ये मानना था कि भारतीयों को जो शिक्षा दी जाए वो अंग्रेजी माध्यम से दी जाए, अंग्रेजी माध्यम से अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा दी जाए, क्योंकि इन लोगों का ये मानना था कि जो पढ़े लिखे भारतीय हैं अंततः उनको ब्रिटिश प्रशासन के लिए ही कार्य करना है। वैसे भी जो अंग्रेजी प्रशासन था उसके लिए क्लर्क्स की जरूरत थी, तो इसलिए इनको जरूरत थी कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हों। दूसरी एक चीज़ और थी कि इनका यह भी मानना था कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे तो फिर अंग्रेजी संस्कृति को भी अपनाएंगे। तो ये भी एक चीज़ थी। मैकाले ने ये कहा भी था कि हम ऐसे लोग पैदा करना चाहते हैं जो हाड़ मांस से तो भारतीय हों लेकिन हाव भाव से अंग्रेज हों। तो ये कारण था। तो ये जो विवाद था, ये विवाद 1835 तक चलता रहा और ये पैसा खर्च नहीं किया जा सका। लॉर्ड विलियम वेंटिक के समय ये विवाद सुलझा। लॉर्ड विलियम वेंटिक ने जो लोक शिक्षा समिति थी उसका अध्यक्ष बनाया लॉर्ड मैकाले को, और लॉर्ड मैकाले ने अपना स्मृति पत्र दिया 2 फरवरी 1835 को। इसको मैकाले मिनट भी कहा जाता है। तो 2 फरवरी 1835 को मैकाले मिनट आया और इसके तहत अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। तो ये विवाद यहाँ पे सुलझ गया। ये माना गया कि अंग्रेजी माध्यम से अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में फिल्टरेशन थ्योरी को अपनाया गया, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को अपनाया गया, जिसके तहत ये था ब्रिटिश सरकार ने ये माना कि उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वो सारे भारतीयों को शिक्षित कर पाएं। तो उनका ये मानना था कि पहले उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाएगी और उच्च वर्ग से शिक्षा छन छन के निचले वर्ग में अपने आप पहुंच जाएगी। तो इसी को फिल्ट्रेशन थ्योरी या अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत कहा जाता है। तो ये फिल्ट्रेशन थ्योरी अपनाई गई। तो ये तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार है। इसके अलावा विलियम वेंटिक ने 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की। इस तरह से इस वीडियो में हमने लॉर्ड विलियम वेंटिक के बारे में किया। अब अगले वीडियो में हम चार्ल्स मेटकाफ, ऑकलैंड और एलन बरो के बारे में करेंगे।